नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम धामी ने की शिरकत। दिल्ली पिथौरागढ़ वायुयान सेवा का किया शुभारंभ। उत्तरकाशी और गोचर के लिए मिलेगी हेली सेवा। रोड निर्माण के दौरान मुआवजा नहीं देने का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। बीआरओ के डायरेक्टर जनरल को पेश होने के निर्देश। उद्यान विभाग ने किए कॉर्यूगेटेड बॉक्स वितरित। फलों की सही पैकेजिंग के साथ फल रहेंगे सुरक्षित। उद्यान मंत्री गणेश जोशी की पहल। बद्रीनाथ में 13 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजाएं। कपाट बंद होने से पहले सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी पूरी। 17 नवंबर को होंगे कपाट बंद। और देहरादून में गर्मी, पहाड़ों पर ठंड, रबी की फसलों पर पड़ रहा असर। मानसून की विदाई के बाद से अब तक बारिश नहीं। उत्तराखंड के विकास के लिए धामी सरकार उत्तराखंड प्रवासियों से सहयोग लेने पर जोर दे रही है और इसके तहत राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए प्रवासियों को हर संभव सहयोग दिया जाए। उत्तराखंड के प्रवासियों ने देश दुनिया में अपने काम पर बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और आप जैसे आपको मालूम है कि देश और दुनिया में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। वो जो लोग जहाँ जहाँ हैं, यदि वो सभी लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में अपने गाँव में एक बार आ जाएं, अपने घर को संभाल दें, अपने गाँव को व्यवस्थित कर दें, अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है राज्य सरकार की कि देश के अंदर जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस है उनका, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने समय निकाला। और बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि वो लोग आए हैं, कैसे अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, कैसे उत्तराखंड को वो देखना चाहते हैं अपने स्किल के हिसाब से, अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। इस तरीके से अभी 3 सत्र होने हैं। उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने जो प्रवासी उत्तराखंडी उनको जगाया तो है कि आइए अपनी जन्मभूमि में आइए। जन्मभूमि अलग होती है, कर्मभूमि अलग होती है। मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है लेकिन कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। लेकिन जो खुशी यहाँ आके मुझे मिली है और मैं तो यहीं की देहरादून की पैदाइश हूँ। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया। एक बहुत बड़ा इसमें ये इनिशिएटिव रहा और शायद पहली बार उत्तराखंड में हुआ होगा कि जो देश के विभिन्न राज्यों में उत्तराखंडी जो बसे हुए हैं वो सभी उत्तराखंडी यहाँ आज आए, उनके साथ संवाद स्थापित हुआ, उनके साथ बाकी सेशंस में वार्तालाप भी हो रहा है। और ये एक कोशिश है कि उत्तराखंड के लोग जो कई कारणों से उत्तराखंड से बाहर गए, वहाँ उन्होंने चाहे शिक्षा ली या उन्होंने वहाँ नौकरियाँ की और उसके द्वारा उन्होंने जो संपन्नता हासिल की, अब उस संपन्नता को उत्तराखंड को कैसे वापस वो दे पाएं, उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई। मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहला इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया है, जहाँ पर पूरे दुनिया में, पूरे देश में तमाम उत्तराखंडी लोग जगह जगह पर हैं जो जनता की सेवा करके वहीं पर
अपने को स्थापित किए हैं, अपना स्थान बनाए हैं। कोई प्रशासनिक सेवा में है, कोई राजनीतिक सेवा में है, कोई सामाजिक सेवा में है, कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है। और इस प्रकार के अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने शीर्ष स्थान कहीं प्राप्त किया, उन सबको एक मंच पर ला करके उत्तराखंड की उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर रोजगार के साधन को सृजन करने के लिए ये सम्मेलन एक बहुत ही सराहनीय पहल है उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जो पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में हैं, उनको जोड़ने का प्रयास है, न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि विकास में भी उनका योगदान लेने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सराहनीय पहल है। डोईवाला ब्लॉक के ग्राम पंचायत कालूवाला के तमाम ग्रामीण और किसानों को नलकूप खराब होने से खेतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। कई बार विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने डोईवाला तहसील में पहुंचकर उप जिला अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल को ज्ञापन सौंपा और गेहूं की खेती के लिए पानी की मांग की। एसडीएम डोईवाला ने मौके पर अधिकारियों को बुलाकर तत्काल ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने के बाद नलकूप विभाग के अधिकारी ने 2 दिन के भीतर समस्या का समाधान करने की बात कही। यहाँ सर एक सिंचाई का ट्यूबवेल लगा हुआ 16 अक्टूबर से सर वो बंद पड़ा है। कभी स्टाफ आता है, कभी नहीं आता है। उसमें पानी की प्रॉब्लम कम है। हम बात कह रहे हैं सर इसमें पानी 2 पाइप और डाल दो। सर उन्होंने कमरा भी तोड़ दिया। इस टाइम आपको पता है कि गेहूं की बुआई का टाइम है हमारा और उसमें काम हो नहीं रहा सर। दिवाली से बिल्कुल बंद पड़ा, इसलिए आज हम यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आए हैं सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2024 के लिए जनपद से चयनित प्रतिभागियों की 40 सदस्यीय टीम लीडर जिला विज्ञान सह समन्वयक श्याम दत्त चौबे, प्रवक्ता जीआईसी लोहाघाट के नेतृत्व में श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज देहरादून के लिए रवाना हो गई। टीम को जीआईसी दिगाली चौड़ के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक स्तरीय और जो यहाँ का जनपद स्तरीय जो विज्ञान महोत्सव हुआ, ये एपीजे अब्दुल कलाम जो राज्य विज्ञान महोत्सव है सर, ये अपने में खास और एक ऐसी जो छात्रों के लिए उनकी प्रतिभा को, साइंस की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है सर। और ये इसके बाद फिर ये हमारे राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे जाएंगे। इसमें 3 स्तरों में सर, जो विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मॉडल और विज्ञान ड्रामा, ये 3 स्तरों पर जो है तो ये बच्चे अलग अलग विषयों पर अपना अपना प्रदर्शन वहाँ पर देंगे। और अलग अलग जो हमारी वैज्ञानिक जो सोच है बच्चों के बीच की, उस वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए सर इनमें जो अलग अलग जो सब्जेक्ट दिए हैं उनके अनुसार इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी जो जनपदीय विज्ञान महोत्सव में किया था। उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की चर्चा हो रही है। ऊर्जा सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने बॉबी पवार और उनके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अब बॉबी पवार ने फेसबुक लाइव कर अपनी सफाई पेश की है। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में ऊर्जा और आवास की जिम्मेदारी देख रहे आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को उनके कार्यालय में ही जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। देहरादून एसएसपी को दी गई तहरीर के अनुसार बॉबी पवार नाम के युवक अपने 2 साथियों के साथ सचिव मीनाक्षी सुंदरम के सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचा और आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। इस दौरान उसने आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आईएएस अधिकारी ने युवकों के दुर्व्यवहार को देखते हुए फौरन अपने निजी सचिवों को कमरे में बुलाया। इसके बाद निजी सचिवों ने इन युवकों को जब कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने निजी सचिवों के साथ भी धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान वरिष्ठ निजी सचिव कपिल कुमार और अपर निजी सचिव अनूप डंगवाल के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। कम्युनिकेशन गैप इतना भर है कि कल का जो बयान दिया गया था वो किसी व्यक्ति विशेष सचिवालय में की गई मारपीट को लेकर था और ऐसे लोगों का एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी जो कल की घटना घटित हुई। इसे आम लोगों से जोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। और जहां तक है इस घटना की बात, हम आज भी इस घटना की निंदा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर मारपीट करे, उसका कॉलर पकड़े। और वो सचिवालय के वो तमाम साथी कभी न कभी हमारे सहयोगी हैं और सहयोगी के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व हम लोगों ने किया। इसी आधार पर वो बयान दिया गया था और बयान आज भी कायम है।
अब तक इस मामले में केवल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम और उनके स्टाफ का ही पक्ष सामने आया था, जिसमें उन्होंने बॉबी पवार पर अधिकारी के साथ अभद्रता किए जाने, जान से मारने की धमकी और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया है कि बॉबी पवार एक टेंडर के लिए दबाव बनाने सचिवालय पहुंचे थे। बॉबी पवार के खिलाफ मीनाक्षी सुंदरम के स्टाफ द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। ऐसा क्या गठजोड़ है कि मीनाक्षी सुंदरम ने एमडी पिटकुल एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार यादव का सेवा विस्तार किया और सेवा विस्तार का कोई लेटर ही नहीं है। हमने आपसे पहले तो जांच के बारे में मांग की कि उस पर जांच कार्रवाई कितनी हुई जो हमने दिया है। आपने ये कहा कि मुझे तो पता नहीं। अरे कैसे अधिकारी हो जब 1 महीने से आपके यहाँ हमने दे रखा है पूरे साक्ष्य और आपको पता ही नहीं, और आप कह रहे हैं हम फाइल ढूंढवाएंगे। बॉबी पवार का कहना है कि मीनाक्षी सुंदरम से केवल और केवल एमडी यूपीसीएल के भ्रष्टाचारों पर सवाल किया गया, उनके सेवा विस्तार का पत्र मांगा गया, लेकिन उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका वो सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कि जिस प्रकार के झूठे आरोप आप लगा रहे हैं कि टेंडर के संबंध में है, मैं कहना चाहूंगा कि आपके कैबिन में, आपके ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सीसीटीवी फुटेजों को साझा करें और अपनी बात को रखें और सत्यता की पुष्टि भी होगी। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाजपा जहां समीक्षा की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हर पहलू पे विचार करके ही कोई निर्णय लेते हैं, तो ये चूंकि उनका विषय वो इसका सही जवाब दे पाए। देखिए, अब इस मामले में तो मैं ज्यादा जान नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर किस नीति के तहत किसको क्या बनाया जा रहा है ये तो सरकार ही जवाब देगी। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल है कि बॉबी पवार को भी संयमित रहना चाहिए। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और अगर वो कोई बात करते हैं तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से बात करना चाहिए, और अभद्रता करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार से मामला संज्ञान में है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि उनको किसी भी प्रकार से सेवा विस्तारीकरण दिया जाए। और उनका जो एक्सटेंशन का मामला है, उसको किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं करना चाहिए। और यदि भ्रष्टाचार के आरोप है, और आरोप पहले जो है उनपे जो पहले स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, उसके बाद एक्सटेंशन की बात सोचनी चाहिए। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। देहरादून से हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रोड निर्माण के दौरान याचिकाकर्ताओं को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 15 अक्टूबर को कोर्ट ने डीजी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 6 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वो ना तो कोर्ट में पेश हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। विभाग ने सीधे संबंधित अधिकारियों को भेज दिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब डीजी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है तो उनका कोर्ट के आदेश का पालन उनको करना चाहिए था। सुनवाई पर बीआरओ की तरफ से कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत पेशी को माफ किया जाए। इस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BS वर्मा की आरक्षण संबंधी रिपोर्ट को लिखित रूप में पेश करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BS वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब शासन को मिल चुकी है। इस पर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर संपन्न हुए थे, लेकिन वर्तमान में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बड़ा है। इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। फलों की सही तरीके से पैकेजिंग करने के लिए काश्तकारों और किसानों के लिए जिला उद्यान विभाग ने कोरियोगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं। इस बात पर देहरादून के जिला उद्यान अधिकारी MP शाही ने कहा कि इस बार हमने जिले में कुल 1,10,000 कोरियोगेटेड बॉक्स वितरित किए हैं। इसमें मुख्य रूप से चक्राता, कालसी, विकासनगर और सहसपुर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से अब प्लास्टिक कोटेड कोरियोगेटेड बॉक्स की मांग आ रही है, जिस पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आम, लीची और सेब की अगली फसल के लिए प्लास्टिक कोटेड कोरियोगेटेड बॉक्स दिए जाएंगे, जिसमें फल ज्यादा सुरक्षित होंगे। देखिए, अभी हम लोग कोरियोगेटेड बॉक्स का जो सप्लाई किए थे, इस जिले में लगभग 1,10,000 कोरियोगेटेड बॉक्स हमने सप्लाई किया है, जो चक्राता और कालसी ब्लॉक में किया, और कुछ हमारे आम के बेल्ट हैं जो हमारे विकासनगर, सहसपुर और इसमें भी हमने वो किया है। लेकिन अब चूँकि युग दूसरे तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें फार्मर्स आगे उनका डिमांड ये है कि हमको प्लास्टिक कोरियोगेटेड बॉक्स दिया जाए। तो आगे से हमारे माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, और आगे से हम लोग जो अगली फसल आएगी आम और लीची और सेब और उसमें हम लोग इससे और बेटर प्लास्टिक कोटेड जो कोरियोगेटेड बॉक्स आ रहे हैं उसकी सप्लाई करेंगे। देहरादून शहर में आम जनता की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने का काम करता है घर घर से उठने वाला कूड़ा। इसमें लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद DM देहरादून और नगर निगम प्रशासक सविन बंसल ने सरकारी और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को तलब किया। इसके बाद उन्होंने शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट के साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही शीशमबाड़ा में कार्यदायी संस्था पर भी पेनल्टी लगाई है। इसके साथ ही डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है। ऑलरेडी जब इनको हमने 3 फोर्टनाइट्स का समय दिया था अपने कार्य पद्धति में सुधार का, हर एक 15 दिन में इनका रिव्यू भी होल्ड किया गया। वहाँ पे हमारे नगर आयुक्त, उपायुक्त जो अपनी टीम्स के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, स्वयं भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, लेट नाइट आवर्स में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जो पब्लिक फीडबैक आ रहा है, तो उससे जो हमारा रूट कवरेज है और जो टनेज है उसमें सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हो पा रही, डिस्पाइट इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी टू द ट्यून ऑफ 30-35 lakhs अप टिल नाउ। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार यानी कि 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। कपाट बंद की प्रक्रिया के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय मौजूद रहेंगे। BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री पंच पूजाओं के अंतर्गत पहले दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन यानी कि 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन 15 नवंबर को खड़ग, पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन 16 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। 17 नवंबर को रात 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। 18 नवंबर को श्री कुबेर जी और उद्धव जी सहित रावल जी सहित आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर और श्री नृसिंह मंदिर जोशी मठ को प्रस्थान करेगी। आपको बता दें, 4 धाम में से श्री केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट नवंबर के पहले सप्ताह में बंद हो चुके हैं।
जसपुर नगर में लगातार अधिकारियों के आदेश पर नगर को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद की जा रही है। इसके तहत पालिका प्रशासन द्वारा जसपुर नगर में अतिक्रमणकारियों को खोखे स्वामियों को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जसपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के नेतृत्व में पालिका टीम ने अतिक्रमण पर हंटर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की, जिससे व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। ईओ शाहिद अली ने बताया कि कुछ लोगों ने ठाकुर मंदिर के पास रखे खोखे की जसपुर के एसडीएम से शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका ने खुद ही अतिक्रमण पर हंटर चलाते हुए बड़ी कार्यवाही की। उसी क्रम में नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक टीम बनाकर नगर के सुभाष चौक से GIC-B काली मंदिर सरकारी अस्पताल रोड होते हुए ठाकुर द्वारा बस स्टैंड चौराहे पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस के बाद करीब 15-20 अतिक्रमण को हटाया गया। को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर में अतिक्रमण होने की वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं, जगह जगह बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आज हमारे द्वारा सुभाष चौक से लेकर GIC होते हुए सरकारी अस्पताल तक अभियान चलाया गया और उसके बाद जो ठाकुर द्वारा अफजलगढ़ बस स्टैंड पर भी अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 20 खोखों को चिन्हित किया गया था। 3 हमने कल हटा दिए थे और 5 खोखे आज हटा दिए गए हैं। शेष खोखों को हटाए जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर वो लोग स्वयं हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नगर पालिका अपने संसाधनों से उनको हटा देगी। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।